घर में रखी हुई रेफ्रिजरेटर को अगर हम बंद कर दें तो उसके अंदर जो बर्फ जमी होगी वह पिघल कर पानी बन जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तापमान बढ़ने लगेगा, जिससे कि बर्फ पिघल कर पानी बन जाएगा। उसी तरह से इस पृथ्वी का तापमान भी अगर बढ़ने लगे तो इस पृथ्वी पर मौजूद बर्फ, कहां पर बर्फ है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो बर्फ है वह पिघलने लगेगी, और वह पिघलने लगेगी इसका साफ साफ मतलब होगा, हम समझ सकेंगे कि पृथ्वी का तापमान सच में बढ़ रहा है, क्योंकि हम आंख से जब देखेंगे पिघल रही है यानी कि तापमान में वृद्धि तो हुई है। तो ऐसी एक खबर है, ऐसी एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही, कुछ ही सालों के अंदर ही, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव का जो आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक महासागर है, वह जो सागर है वहां पर बर्फ बहुत ज्यादा है, वह बर्फ पूरी की पूरी तरह से पिघल जाएगी। तो इस बात को समझना होगा कि आखिर वह पिघल रही है तो उसका क्या परिणाम होगा और पिघल क्यों रही है। इन दोनों ही बातों को हम समझेंगे और सारे बिंदुओं को, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मैप में ये कहां पर है। देखिए टॉप व्यू है। अब इस टॉप व्यू में देखिए तो आर्कटिक रीजन की बात करें तो यह पूरा एक जो सर्कल दिख रहा है आपको, यह आर्कटिक रीजन है, उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है। अब उत्तरी ध्रुव के इस क्षेत्र में देखिए यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से यह घिरा हुआ क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक रीजन। ये आपका नॉर्थ पोल है। अब देखिए यहां पे रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, कनाडा और अलास्का यानी कि यूएसए, ये सारा का सारा इससे टच होता है, इस क्षेत्र से आर्कटिक में आता है। अब यहीं पे है आर्कटिक ओशियन, इसी में आप देख सकते हैं नीले रंग से आर्कटिक ओशियन है। तो इसी में जितनी भी बर्फ मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है कि आर्कटिक ओशियन में पूरी तरह से बर्फ खत्म हो जाएगी। कब तक में? वर्ष 2030 की गर्मी आते आते, यानी कि समर का टाइम जब तक आएगा 2030 का, तब तक में बर्फ खत्म हो जाएगी इस क्षेत्र से। तो आखिर यह चर्चा में क्यों है? इसके पीछे की वजह हमने बताई कि अभी अभी यह एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट से बात पता चली है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर हालिया स्थिति क्या है, क्या अभी वर्तमान में उस क्षेत्र में स्थिति है, यानी कि वहां पर बर्फ अभी कितनी बची है, कितने क्षेत्र में बर्फ बची है। उसके बाद हम देखेंगे क्या 2030 तक बर्फ मुक्त हो जाएगा आर्कटिक, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, क्या यह जो रिपोर्ट बता रही है क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे बर्फ का आखिर महत्व क्या है। हम घर में बनने वाले बर्फ की बात नहीं करेंगे, आर्कटिक महासागर में जो बर्फ है उसका महत्व क्या है, वहां पर जो बर्फ अभी तक उपलब्ध था उसका क्या महत्व था। उसके बाद वह जो पिघल रहा है उसके पिघलने के कारण समझेंगे, परिणाम समझेंगे, और अंत में देखेंगे एक प्रश्न। तो देखिए चर्चा में क्यों है, जैसा कि मैंने आपसे बताया, नेचर जर्नल ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें उसने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सबसे बड़ा कारण देखिए क्या बता रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, आर्कटिक महासागर की जो बर्फ है उसे नुकसान पहुंचेगा और वह पानी में बदल जाएगा। अब यहां पे बात आती है अगली कि अगर ऐसा होता है तो उसके पहले हम वर्तमान में स्थिति जान लेते हैं क्या है, यानी कि हालिया स्थिति क्या है। तो देखिए हालिया स्थिति तो यह कहता है कि हर साल यहाँ पे सितंबर में, यानी कि सितंबर का महीना महीना आते आते क्या होता है कि बर्फ की मात्रा सबसे कम अपनी कंडीशन में आ जाती है, यानी कि सबसे न्यूनतम स्थिति में आ जाएगा सितंबर के समय में। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो हर साल कम होता है बढ़ता है, यानी कि एक जैसा बर्फ का जो क्षेत्र है आर्कटिक महासागर में, वह बर्फ का क्षेत्र एक जैसा नहीं रहता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, और सबसे कम कब होता है? सितंबर में। तो अभी पिछले साल देखा गया बहुत कम था और अनुमान है कि अब कम होते ही जाएगा, तभी तो 2030 तक हम सबसे खराब स्थिति में होंगे, यानी कि बर्फ वहां पे होगी ही नहीं। अब देखिए अभी स्थिति क्या है, 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। कब था यह? 40 वर्ष पहले। लेकिन अब 40 वर्ष बाद 4 मिलियन हो गई है, 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ? 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। लेकिन अब इससे भी ज्यादा गति से, कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से 13% की दर से यह कम होता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ब्लू ओशन इवेंट आने ही वाला है। ब्लू ओशन इवेंट का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। एक ऐसी स्थिति जब यह बर्फ का क्षेत्र, जो बर्फ होती है वो क्या होती है? सफेद, यानी कि व्हाइट। अब यह सफेद से नीला अगर हो जाए तो इसी को हम कहेंगे ब्लू ओशन इफेक्ट। क्या है ये इवेंट?
सॉरी ब्लू ओशन इवेंट। अब देखिए क्या होता है, बर्फ सफेद होता है, बर्फ पिघलेगा तो पानी यानी कि नीले रंग में आपको दिखाई देगा, वहां पे नीला महासागर दिखेगा। तो यह स्थिति जो आएगी तब देखने को मिलेगी जब 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम बर्फ बचेगा। उसके बाद की स्थिति को कहा जाता है ब्लू ओशियन इवेंट्स, यानी कि अब हम वापस की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। अब जो है ये पूरा जो सफेद क्षेत्र था पूरा का पूरा नीला होने की स्थिति पे आता जा रहा है। यही एक इवेंट है। अब आगे देखिए, क्या 2030 तक सच में ऐसा हो पाएगा, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से गर्म होने वाला यह क्षेत्र है, इस वजह से यह दावा किया जा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इस तरह का आर्कटिक क्षेत्र की तरह से गर्म हो रहा है, उस दर से गर्म हो रहा है जिस दर से अन्य क्षेत्र गर्म हो रहे हैं, उससे ज्यादा दर। तो देखिए 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान यहां पर मौजूद है, और 13% की दर से, वार्षिक दर से मैंने आपसे बताया था कि यह लगातार गर्म होते जा रहा है। बर्फ का नुकसान यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां पे कार्बन उत्सर्जन में कमी से भी कोई फायदा नहीं होगा। जो अध्ययन है उसने यह बात साफ साफ कही है कि हम जो उपाय कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन ना हो, चाहे हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे हम पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे अन्य उन सभी ऊर्जाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे भी कोई असर नहीं होने वाला है। हम इस स्थिति में पहुंचेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, आप समझिए बात को। हमने जिस टर्म की बात की थी, टर्म का नाम क्या था, ब्लू ओशन इवेंट। ये जरूर होगा। उसके होने के पीछे की वजह यह है कि जितना भी बर्फ पिघल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें बर्फ पिघलने के पीछे का मान लेते हैं कि 90% जिम्मेदार कौन है, मानव है। इंसान की वजह से ही मान लेते हैं बर्फ पिघल रहा है। उसके जो कार्य हैं, वो कार्बन उत्सर्जन जो कर रहा है, अन्य जो गतिविधियां कर रहा है धरती पे, उससे कितने प्रतिशत कारण बनता है मानव, 90%। लेकिन 10% जो कारण बनता है वह प्राकृतिक भी है। मतलब 10% वे कारण हैं कि बर्फ पिघलेंगे ही पिघलेंगे, प्राकृतिक कारण है, और 90% मानव। तो मानव कुछ भी करना बंद भी कर देगा तब भी हम उस स्थिति पे जरूर पहुंचेंगे, यानी कि हम उस तरफ बढ़ेंगे, बस हम गति को थोड़ा और कम कर सकते हैं, ऐसा इसमें साफ साफ कहा गया है। पिघलने की दर का सही आकलन अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। 2000 के सन 2000 में हमने आकलन किया था, उस समय लग रहा था कि 2080 के आसपास ऐसा होगा, फिर लगा कि शायद इन 100 सालों में हो ही ना, फिर 2050 लगा, फिर 2040 लगा, अब 2030 में लग रहा है कि ये स्थिति आ जाएगी। मतलब हम जो आकलन कर रहे हैं उससे भी तेज गति से। हम समझ नहीं पाते हैं किस किस तरह से उस पर प्रभाव आता है। देखिए बहुत सारे, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जो हमने कहा क्लाइमेट चेंज होता है, तो यह जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर हवाओं में भी है, पानी में भी है। जो पानी है वह लगातार गर्म होता जा रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने से भी सफेद क्षेत्र जब कम होता है, तो जो सूर्य की रोशनी आती है और परावर्तित होकर चली जाती है, वह क्षेत्र भी कम हुआ, तो पानी में फिर वह सीधे आ गया, पानी ने ऊष्मा ग्रहण कर ली, तो तापमान पानी का बढ़ गया। तो जब यह लगातार सफेद क्षेत्र कम होता जाएगा, यानी कि बर्फ का क्षेत्र कम होता जाएगा, तो जो परावर्तन हो रहा था, जो ऊष्मा हम नहीं ग्रहण कर रहे थे, वो भी करेंगे, तो और तेजी से वह सफेद क्षेत्र जो है, यानी कि बर्फ का क्षेत्र है, छोटा होता जाएगा। अब यहीं पर बात आती है, क्या बर्फ का महत्व हम समझ सकते हैं? तो समझ लीजिए। देखिए जलवायु जो प्रभाव है, जलवायु प्रभाव है, उसको समझिए कैसे। वैश्विक जलवायु पैटर्न है, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। आप जानिए जो मौसम है, मौसम आप जानते हैं बदलता रहता है, हमारे भारत में कई बार मौसम बदलता है, लेकिन जलवायु हम कह सकते हैं एक फिक्स जलवायु। जलवायु क्या है, जो लंबे समय तक एक जैसी ही रहती है। लेकिन जब ऐसा होगा, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस वजह से जब बर्फ पिघलेगी तो और ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा। अभी इसकी वजह से जलवायु में कहीं ना कहीं एक स्थिरता है। अब किसी एक जगह पे कोई बदलाव होगा तो उस पूरी पृथ्वी पर उसका बदलाव, हमें उसका असर देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश जो मैंने आपसे कहा था, बहुत ज्यादा मात्रा में जो सफेद क्षेत्र था, तो सूर्य का प्रकाश आता था, परावर्तित होकर चला जाता था। अल्बेडो की बात कर रहे हैं हम तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि वह जो सफेद क्षेत्र है वो नीले क्षेत्र में जब बदलेगा, यानी पानी में, तो वह परावर्तित नहीं होगा, तो तापमान और ज्यादा बढ़ेगा और तेजी से सफेद क्षेत्र कम होगा। समुद्री बर्फ ठंडी हवा के नीचे गर्म पानी को अलग रखता है। अब देखिए जो समुद्री बर्फ है, ये ठंडी हवा को
नीचे के गर्म पानी से अलग रखता है। अब नीचे का पानी गर्म है, बर्फ है, ऊपर हवा है, तो हवा जो थी वह गर्म पानी से नहीं मिलेगी, तो हवा में परिवर्तन नहीं होगा, हवा ठंडी रहेगी। ठीक है। जैव विविधता और स्वदेशी समुदाय, बात करें वहां पे, जैसे उस क्षेत्र में जो वहां के जो भालू होते हैं, उस क्षेत्र के भालू होते हैं, पोलर बियर बोलते हैं, उस तरह से उनकी उपस्थिति बनी रहेगी। अगर यह क्षेत्र नहीं होगा तो इनकी उपस्थिति नहीं बनी रहेगी। सफेद क्षेत्र नहीं तो सफेद क्षेत्र में रहने वाले भालू नहीं। इसी वजह से उनकी अस्तित्व की, आबादी की हम बात करें, एक तरफ तो आबादी तो घटती रहेगी धीरे धीरे और अस्तित्व भी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति आएगी। आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, हम आर्कटिक में, अब देखिए यहां पे ये जो आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधन है, बहुत सारे संसाधन है, अगर बर्फ पिघलेगी तो उन संसाधनों तक पहुंच भी आसान होगी। इसीलिए अब देखिए क्या होगा कि अमेरिका है एक तरफ, रूस है एक तरफ, अन्य जो यूरोप के देश हैं वो सारे के सारे उस जगह तक पहुंचने के लिए आपस में जद्दोजहद करने में लगे रहेंगे, तो इससे भी दिक्कत होगी। अब देखिए बर्फ पिघलने का कारण क्या है, हम उस कारण को समझ लीजिए। बहुत सारे कारण हैं। पहले तो है कि ग्लोबल वार्मिंग, जितना भी कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, तो उसका असर वहां देखने को मिल रहा है। आइस अल्बेडो फीडबैक, देखिए जब सफेद क्षेत्र में यह सूर्य की रोशनी आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जब ये कम होगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। नीले क्षेत्र में क्या होगा, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी इसकी ऊर्जा, ऊष्मा। लैप्स रेट फीडबैक, लैप्स रेट पे क्या होता है, जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो तापमान, ऊंचाई के साथ जाने पर जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह कम होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर उतनी तेजी से कम नहीं होगा। क्यों? जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो इस चीज को नहीं होने देंगी। ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम नहीं हो, उस मात्रा में कम नहीं देखने को मिलेगा जिस मात्रा में कम देखने को मिलना चाहिए। जब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सीधी सी बात है बर्फ पिघलना आसान हो जाएगा। अब बात आती है महासागर ताप प्रवाह। महासागर में भी अपना एक उसका तापमान है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वह तापमान जहां ज्यादा है जहां कम है उस ओर बढ़ रहा है, तो उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब बात आती है परिणाम की, तो देखिए परिणाम में एक बहुत बड़ा परिणाम होगा, जो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है वो कमजोर हो जाएगी। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के कमजोर होने से बहुत जगह का जो मौसम है वो बिगड़ेगा, समय समय पर जलवायु बिगड़ेगी। वहां जो बारिश की स्थिति बनती है कई अलग जगहों, जैसे भारत की बात करें तो वहां उसका भी कुछ पैटर्न, मानसूनी बारिश के अलावा जो अन्य बारिश है उस पर भी कुछ बदलाव देखने को हमें मिलेंगे। समुद्र जल स्तर पर आप सबको पता है वृद्धि देखने को मिलेगी। समुद्री जल की संरचना में परिवर्तन होगा। आपको पता है कि यह अपने आप में मीठा पानी है, कहीं पे खारा पानी होगा, कहीं पे मीठा होगा। अब इसमें अनुपात जो है, उसमें जब अनुपात में परिवर्तन होगा तो अनुपात में परिवर्तन के साथ जीवों को किस तरह के पानी की आवश्यकता है, कितना वहां पे लवण होना चाहिए उनके लिए, उसमें उपलब्धता में, लवणता में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो जीवों के अस्तित्व में, जो जलीय जीव हैं, इसके अलावा जलीय पौधे हैं, उनके अस्तित्व में भी संकट हो सकता है जब परिवर्तन होगा। अलग अलग स्थिति के लिए जो बने हुए थे उनका अनुकूलन था, स्थितियां बदलेंगी तो स्थितियां बदलने पर नुकसान हो सकता है। अब बात आती है जैव विविधता की। यही अस्तित्व, इनका अस्तित्व जो है, जो जलीय जीव हैं, पौधे हैं, इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, उपलब्ध नहीं होंगे। उसके अलावा गैसीय उत्सर्जन। अब आपको पता है कि जब यहाँ की इस क्षेत्र की बर्फ पिघलेगी तो यहां से मीथेन गैस बहुत सारी रिलीज होगी, कार्बन बहुत सारा रिलीज होगा, बहुत सारा कार्बन स्टॉक करके रखा है इसने। लेकिन जब ऐसा होगा तो तापमान और बढ़ेगा, टेम्परेचर, मीथेन और कार्बन के उत्सर्जन होने से तापमान में वृद्धि होगी और तेजी से ग्लोबल वार्मिंग होगी, यह और चीजों को खराब करेगी। बीमारी की बात करें तो देखिए इस क्षेत्र में बहुत सारे सुप्त अवस्था में क्या है, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं। जब बर्फ पिघल जाएगी तो वायरस और बैक्टीरिया जो सुप्त अवस्था में है वे रिलीज होंगे, जिसकी वजह से बीमारी हम लोगों तक पहुंचेगी, बढ़ेगी, उसका प्रसार होगा। हो सकता है कोई एक महामारी भी अपने आप को अस्तित्व में ना लेकर आ जाए। अब यही कुल बात थी। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए अलास्का, कनाडा, स्वीडन और जर्मनी।
आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।